हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो एक और बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये वैकेंसी आपकी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NIOS भी कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। यहाँ से आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी आई हुई है। और इसमें आप जब आप आएंगे ग्रुप ए की पोस्ट में नंबर 4 पे, तो इसमें आपकी ये एकेडमिक की भी इसमें आपकी पोस्ट दे रखी है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपकी ये आपकी परमानेंट वैकेंसी रहेगी। और इसमें आपका ये ग्रुप ए बी और सी के पोस्ट पे वैकेंसी है। तो अब हम बात कर लेंगे टोटल कितनी वैकेंसी कहाँ से आई, किस डिपार्टमेंट से, सॉरी किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी हैं और आपकी सैलरी क्या बनेगी। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली पोस्ट आपकी ग्रुप ए की है, डिप्टी डायरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग सेल की पोस्ट है ये। इसमें आपकी एक ही पोस्ट है जो कि आपकी अन अनरिजर्व की है। इसमें आपकी 78,000 से लेकर के 2 लाख तक सैलरी बनेगी। अगली जो पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक की। इसमें भी आपकी 78,000 से लेकर के 2 लाख तक सैलरी बनेगी। इसमें भी आपकी एक ही पोस्ट है, लेकिन ये रिजर्व है SC के लिए। अगली पोस्ट वो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर की है एडमिनिस्ट्रेशन की। यह इसमें आपकी लेवल 11 के अकॉर्डिंग 67,000 से लेकर के 2 लाख तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। और जो 4 आपकी है ये आपकी एकेडमिक की पोस्ट है, एकेडमिक ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें आपकी 56,000 से लेकर के 1,77,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 4 वैकेंसी हैं। और जो कि आपकी जनरल में एक, SC में एक, OBC में एक और EWS में एक वैकेंसी है। अब जो आपकी एकेडमिक ऑफिसर की पोस्ट है नंबर 4 पे, तो इसमें इन्होंने दे रखा है कौन कौन सी इसमें पोस्ट है। तो इसमें आप देखेंगे तो नंबर 1 पे ही स्टार लगा कर दे रखा है, 1 ईच इन द डिसिप्लिन ऑफ टेक्नोलॉजी EWS, और पैरामेडिकल कोर्सेज OBC के लिए, टीचर एजुकेशन अनरिजर्व के लिए, और आपका कंप्यूटर साइंस SC के लिए। तो इसमें इन्होंने सब्जेक्ट वाइज उसको इन्होंने कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर दिया है कि जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस की है तो SC के लिए SC कैटेगरी के लिए, टीचर एजुकेशन वो आपके जनरल के लिए है, पैरामेडिकल जो कोर्सेस हैं वो OBC के लिए रिजर्व है, और जो आपका टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन का होगा उसमें आपकी EWS के लिए रिजर्व है। अब नंबर बी में आ जाएंगे, जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें आपकी सेक्शन ऑफिसर की। इसमें आपकी 44,000 से लेकर के 1,42,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, इसमें भी आपकी वही सेम वैकेंसी है। इसमें आपकी एक पोस्ट है EDP सुपरवाइजर की लेवल 6। इसमें आपकी 35,000 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 2 वैकेंसी, इसमें आपकी 21 वैकेंसी हैं। तो EDP सुपरवाइजर में 21 वैकेंसी हैं। और इसमें आपका जनरल में 7 हैं, EWS में 5, OBC में 6 हैं, SC में 2, ST में 1 है। ग्राफिक आर्टिस्ट की है, इसमें आपकी एक पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकर की। अब इसमें देखिए स्टार 22 स्टार दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी इन्होंने कंडीशन दे रखी है। और फिर इसमें आपकी एक ही पोस्ट दे रखी है, ग्रुप सी की पोस्ट में आपकी इसमें आपकी असिस्टेंट की पोस्ट दे रखी है। तो इसमें दे रखा है, इसमें आपकी देखेंगे तो असिस्टेंट में आपकी 4 पोस्ट हैं। तो 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन 1 पोस्ट ऑफ MTS रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। और जो आपकी इसमें, तो इसमें आपकी रिजर्व है असिस्टेंट की एक पोस्ट, और MTS की एक पोस्ट वो आपकी रिजर्व है, वो आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए। तो उसमें आपकी 4 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर में आपकी 3 वैकेंसी हैं,
और लेवल 4 के अकॉर्डिंग इसमें आपकी 25,000 से लेकर के 81,000 तक सैलरी बनेगी। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,000 से लेकर के 63,000 तक सैलरी। इसमें आपकी 10 वैकेंसी हैं। तो अब जो आपकी इसमें 10 वैकेंसी हैं इन्होंने नीचे दे रखा है। आउट ऑफ 10 पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी एंड आउट ऑफ 11 पोस्ट ऑफ। अब इसमें जो आपकी 10 पोस्टें इसमें से एक पोस्ट रिजर्व है पीडब्ल्यूडी के लिए जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है एमटीएस की इसमें आपकी 11 पोस्टें, इसमें भी आपकी 18,000 से लेकर के 56 तक सैलरी बनेगी। और इसमें भी आपकी एक पोस्ट जो है वो रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आपकी इसमें वैकेंसी को इन्होंने ऐसे दे रखा है। और आपको अप्लाई करने के लिए NIOS.CBT.exam.in या आप www.nios.ac.in पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी वो 21 दिसंबर रहेगी। अब हम बात कर लेंगे जो इसकी और भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आपकी बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसमें आपकी जो ग्रुप ए की पोस्ट है अनरिजर्व और ओबीसी के लिए वो उसमें आपकी 1500 रुपये फ़ीस है एप्लीकेशन। ग्रुप बी और ग्रुप सी की हैं जो आपकी अनरिजर्व और ओबीसी की वो 1200 रुपये फ़ीस है। ग्रुप ए की जो आपकी SC ST EWS की हैं पोस्ट उनके लिए 750 रुपये फ़ीस है। ग्रुप बी की जो आपकी SC ST की पोस्ट है उनके 750 रुपये है। ग्रुप बी और सी की जो आपकी EWS की उनकी 600 रुपये है। और ग्रुप सी की हैं जो आपकी SC ST की उनकी 500 रुपये है। और इसमें दे रखा है आपका ट्रांजैक्शन चार्ज इसमें आपका रहेगा 50 रुपीज़। बाकी PWD कैटेगरीज विद ए मिनिमम ऑफ 40% डिसेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। तो जिनके जो आपके PWD कैंडिडेट्स हैं उनको अगर 40% डिसेबिलिटी है तो इस फीस से वो मतलब सॉरी उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे आपके इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC नॉन क्रीमी के लिए 3 साल और इसी सब के लिए उन्होंने दे रखा है। बाकी वैकेंसी अच्छी आई है। और ग्रुप ए की जो आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें दे रखा है। तो इसमें आपका CBT होगा। CBT आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद आपका इसमें इंटरव्यू रहेगा। तो पहले आपको CBT के लिए आपको बुलाएंगे, फिर वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगी, फिर उसमें से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर वहाँ से फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो जो आपके दोनों के बेस पे ही इन्होंने दे रखा है, दोनों के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी CBT या रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू। इसमें वेटेज भी दे रखा है 80% आपका CBT और 20% आपका इंटरव्यू रहेगा। और फिर इसमें दे रखा है कि जो लेकिन ये उनके लिए है जो आपकी लेवल 7 और जो आपकी लेवल 7 और आपका जो लेवल 10 तक जो आपकी हैं सैलरी वाली वैकेंसीज लेवल 7 से लेकर के लेवल 12 तक ये उनके लिए है। और बाकी जो लेवल 6 टू लेवल 1 है जिनकी सैलरी जो आपकी पोस्ट है उनके लिए आपका केवल CBT रहेगा, उनके लिए इंटरव्यू नहीं रहेगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि आपका इसमें लेवल 7 टू लेवल 12 जो हैं उनके लिए आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों, और जो आपकी लेवल 6 टू लेवल 1 है उनके लिए आपका ओनली CBT आपका रिटन एग्ज़ाम। और जो आपकी लेवल 2 और लेवल 4 जो आपकी जिसमें सैलरी है उसमें आपका CBT और फिर आपका उसमें स्किल टेस्ट रहेगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बाकी इसमें दे रखा है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो लाने पड़ेंगे जिनके बेस पे आपका कॉल होगी स्किल टेस्ट या आपका इंटरव्यू में।
तो 50% जनरल के लिए हैं, 45% ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, 40% आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। बाकी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो जो आपकी सबसे पहली पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग सेल की, इसमें आपकी जो एज है वो 50 ईयर है मैक्सिमम। इसमें आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी इंस्टीट्यूट से। और इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, करीब 5 साल का इसमें आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी इसमें आपका एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सेमिनार्स वर्कशॉप वगैरह, ये आपका इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इसमें आपका होना चाहिए। जो अगली पोस्ट है वो आपकी डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक की है। इसमें आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स साथ किसी भी सब्जेक्ट में। और इसमें भी आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इसमें भी आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। और फिर वही इसमें आपका सेमिनार वगैरह, आपका इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपने की हों। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। अगली आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इसमें भी आपके आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस वगैरह इसमें आपका होना चाहिए। इसमें आपका और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, और आपका इसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज मांगा है। अगली जो पोस्ट है वो एकेडमिक ऑफिसर पैरामेडिकल कोर्सेस। इसमें आपकी एज है वो बिलो 37 होनी चाहिए। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा है, और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। अगली है वो एकेडमिक ऑफिसर टीचर एजुकेशन के लिए। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री मांगा है रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स साथ, और आपका के पास इसमें कंप्यूटर नॉलेज और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। अगली जो आपकी वो मास एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी की है। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स साथ, और इसमें भी आपके पास इंग्लिश हिंदी का नॉलेज और आपका इसमें कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज। अगली वो आदमी वो आपकी एकेडमिक ऑफिसर कंप्यूटर साइंस की है। इसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है इसमें। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश में भी आपका नॉलेज होना चाहिए। अगली वो आपकी सेक्शन ऑफिसर की। इसमें आपके पास सेकंड क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इसमें आपका नॉलेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस प्रोसीजर सर्विस रूल्स वगैरह इसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल रूल्स वगैरह। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस का। और जो आपकी अगली पोस्ट है ये है आपकी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की। इसमें आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और इसमें आपका इन्होंने डिप्लोमा भी मांगा है, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग या मास कम्युनिकेशन, या आपका जर्नलिज्म में होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। और अगर ये नहीं है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, और आपको इसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। अगली है वो आपकी ईडीपी सुपरवाइज़र की है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या हार्डवेयर इंजीनियरिंग में। और इसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। अगली पोस्ट वो आपकी ग्राफिक आर्टिस्ट की है। इसमें आपके पास सेकंड क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए विद डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स में। और आपका इसमें सर्टिफिकेट भी होना चाहिए मल्टीमीडिया में, और आपका इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर एनिमेशन और प्रिपरेशन ऑफ मल्टीमीडिया पैकेज में। और आपको इसमें वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश का। अगली ये वो आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है। इसमें आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से
3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, वर्किंग नॉलेज इंग्लिश एंड हिंदी का, और आपका कंप्यूटर नॉलेज मांगा है। असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें आपके पास 12th पास होना ज़रूरी है, और आपको इसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ऑफिस प्रोसीजर वगैरह, नोटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। और इसमें आपका वर्किंग कंप्यूटर स्पीड मांगी है, इसमें नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। अगली वो आपकी स्टेनोग्राफर की है, इसमें भी आपके पास 12th मांगा है, और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 80 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे स्पीड होनी चाहिए इसमें, इंग्लिश या हिंदी में। और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें भी आपके पास 12th मांगा हुआ है, और इसमें भी आपके पास कंप्यूटर पे 6,000 की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर, और इसमें भी आपके पास वर्किंग नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। अगली है वो आपकी एमटीएस की, इसमें आपके पास अगर 8वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, प्राइमरी स्कूल पास तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 27 इसमें आपकी मैक्सिमम एज है। बाकी क्वालिफिकेशन को तो डिस्कस कर दिया है। बाकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। बस इसमें ये रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में ज़्यादातर ये रहता है कि फ़ीस वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से कंपटीशन कम हो जाता है। लेकिन आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, सैलरी भी अच्छी है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।